राज्य शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन सामग्री में मैं डॉक्टर कविता शाक्या चहल, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सब्जेक्ट के मेजर कोर्स के पेपर 1 प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के यूनिट 4 एंजाइमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल का शीर्षक है एंजाइम स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स का इतिहास, कि एंजाइम्स होते क्या हैं, इसका इतिहास कैसा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एंजाइम की संरचना या स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। फिर एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंजाइम्स के एक्टिवेशन, रिएक्शंस या फिर उसकी सक्रियण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में पढ़ेंगे कि जो फैक्टर्स एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या फिर जो उसकी गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद हम सब ये समझ सकेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में कैसे होते हैं। हम ये जान पाएंगे कि हमारी ह्यूमन लाइफ में एंजाइम्स का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हम ये जान पाएंगे कि प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम ये भी जान पाएंगे कि एंजाइम्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और हम ये जान पाएंगे कि जो एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वो सब क्यों होती हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या फिर चयापचय की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिपेंड करती हैं कि हमारे बॉडी में जो कैटालिसिस है वो किस प्रकार का हो रहा है। ये जैविक उत्प्रेरक जो होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उनको ही हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, उसको छोटे छोटे शुगर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। ऐसे ही जो प्रोटीन तत्व होते हैं उनको पेप्टाइड्स या और अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है एंजाइम प्रोटीएज। ऐसे ही जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं उनको छोटे छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है लाइपेज। हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हम जानेंगे। एंजाइम्स की डिस्कवरी सबसे पहले 1833 में पायेन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने डायस्टेज, उसका एंजाइम्स का नाम डायस्टेज दिया था। उसके बाद जो टर्म एंजाइम है वो 1878 में कुहने ने खोज की थी। और उसके बाद एंजाइम सिस्टम को आइसोलेट करने का श्रेय जाता है 1883 में बुकनर को जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि जो ईस्ट होते हैं जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्होंने देखा कि ईस्ट से कुछ ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसकी वजह से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी जो भी उसमें पार्टिकल निकलता है उसको उन्होंने आइसोलेट किया और वो एंजाइम सिस्टम कहलाया। अब हम एंजाइम के स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो 3D शेप का होता है, या ग्लोब्यूलर प्रोटीन कह सकते हैं हम इसको। इस प्रकार का शेप होता है उसका। और उसमें एक एक्टिव साइट होती है जिसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पे जो सबस्ट्रेट होता है वो आके फिक्स हो जाता है। जैसे ये एंजाइम है, इसके आगे सबस्ट्रेट आकर ऐसा फिट हो जाता है कि जो एक्टिव साइट है उसमें वो पूरी तरह से फिट हो सकता है। ये इसकी संरचना है। अब हम देखेंगे कि एंजाइम फंक्शन कैसे करता है। एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट होती है, एक एंजाइम के अंदर ये जो सबस्ट्रेट है, इसको जब ये ऐड हो जाता है तो ये पूरी तरह से इसमें फिट हो जाता है। जो एक्टिव साइट है, इसका मतलब है कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है या पूरक रहता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। और जब ये पूरी तरह से बन जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ये सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स।
इसके बाद में रिएक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट हमारा रिलीज़ हो जाता है एंजाइम के अंदर से, और एंजाइम एज इट इज़ जैसा वो पहले था वैसा का वैसे ही वो बाहर लास्ट में भी निकल आता है। और ये एंजाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जिस प्रकार प्रोडक्ट चेंज हो रहा है एंजाइम चेंज नहीं होता है, और ये एंजाइम दूसरे रिएक्शन करने के लिए फिर तैयार रहता है। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, या इसका क्रिया का तंत्र किस तरह से होता है। मान लिया जाए कि आपको कोई बॉल एक बड़े ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर से ले जानी हो, दूसरी तरफ ले जानी हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी। इस पूरी एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा। लेकिन इसी काम को मान लिया जाए कि ये कोई रिएक्शन है और ये बॉल एक सबस्ट्रेट है, तो इस सबस्ट्रेट को पूरी एनर्जी के साथ बाद में ले जाने के लिए आपको एनर्जी की और टाइम की ज़रूरत होगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप एंजाइम के साथ करेंगे तो इस बॉल को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत ही कम एनर्जी लगेगी। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होते हैं। एंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये प्रोटीन्स रहते हैं। फिर ये एक्ट करते हैं, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है उसको कम करके ही ये एक्ट करते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक या विशिष्ट रहते हैं। ये सबस्ट्रेट और एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो एक दूसरे के पूरक रहता है। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही एक्ट कर सकता है। फिर ये जो रिएक्शन की रेट है उसको हमेशा इंक्रीज़ करते हैं और रिएक्शन का टाइम डिक्रीज़ करते हैं। और क्रिया के बाद हमने देखा था कि ये क्रिया के बाद एज इट इज़ रहते हैं, बिल्कुल नष्ट नहीं होते और दूसरे रिएक्शन के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हम उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कैसे एक्ट करता है या कैसे कार्य करता है। ये सक्रियता की ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। क्या ये सक्रियता की ऊर्जा में कमी करता है या एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। क्या ये पीएच को कम करके एक्ट करता है, और क्या ये पीएच को ज़्यादा करके एक्ट करता है। आंसर है इसका कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको ये हमेशा लोअर करता है या कम करके कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेचर ऑफ एंजाइम या एंजाइम की प्रकृति कैसे होती है। क्या ये लिपिड रहता है, क्या ये विटामिन होता है, क्या ये प्रोटीन रहता है, और क्या फिर ये कार्बोहाइड्रेट रहता है। सही आंसर है इसका, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जिसका 3D स्ट्रक्चर रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग्स दीज इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम्स, या इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है। क्या ये प्रकृति में विशिष्ट स्पेसिफिक होता है, क्या ये प्रोटीनेशियस होता है, क्या ये किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, और क्या ये पूरी रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। इसमें से हमने जैसे पढ़ा ये इसका आंसर है, ये पूरे रिएक्शन में कंज्यूम होता है, यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन एंजाइम इनटू विच अ सबस्ट्रेट फिट्स इज कॉल्ड एज। एंजाइम का वह क्षेत्र जिसमें सबस्ट्रेट पूरी तरह से फिट हो जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं। एक्टिवेशन साइट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो उस साइट को कहते हैं एक्टिव साइट, जैसे कि हमने इसमें देखा था। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स को सहायता करने वाले कुछ चीज़ें क्या क्या होती हैं जो हेल्पर्स ऑफ एंजाइम्स रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ये प्रोटीन्स का नहीं बना होता, ये मेटल आयंस का बना होता है। इसको कहते हैं हम कोफैक्टर। किसी किसी एंजाइम्स को कोफैक्टर्स अपना काम करने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये एंजाइम है, जब ये कोफैक्टर में कंबाइन हो जाता है तब इसका रिएक्शन और इंक्रीज़ हो जाता है। इस प्रोटीनेशियस पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर।
जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये रिएक्शन को और आसानी से बढ़ा सकते हैं, और इन दोनों के कंबाइन होने के बाद इसको कहते हैं होलो एंजाइम, जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों अटैच रहते हैं। अब ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में ईजी रहता है। अब हम समझेंगे कि कुछ परिकल्पनाएं हैं जो एंजाइम के मैकेनिज्म के लिए दी गई हैं। जैसे सबसे पहले है लॉक इन की मॉडल, या इसको ताला चाबी मॉडल भी बोलते हैं। ये एमिल फिशर ने 1894 में बनाया था। जिस प्रकार की एक ताला होता है, लॉक समझिए कि जो एंजाइम होता है वो एक लॉक के जैसा रहता है, उसमें फिट होने के लिए जो सबस्ट्रेट है वो एक चाबी के जैसे एक्ट करता है। और ये जब अगर ये चाबी और ताला एक दूसरे के पूरक होंगे, जब इनका शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तभी ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे इस तरह से। नेक्स्ट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो डेनियल कोशलैंड द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार जो सबस्ट्रेट रहता है वो एंजाइम के साथ में वो बाइंड हो जाता है। अगर वो सबस्ट्रेट जो है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी है, तो जो एंजाइम है वो एंजाइम इसके साथ फिट नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो एंजाइम रहता है ये अपने आप को स्ट्रक्चर से ऐसे चेंज कर लेता है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में ले आता है कि इस सबस्ट्रेट के साथ में इजीली अटैच्ड हो जाता है। इस मॉडल को कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण एंजाइम्स के रिएक्शन पर असर पड़ता है। इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। जब हम रिएक्शन की रेट, जो रिएक्शन हो रहा है उसके दर को टेम्परेचर के साथ में प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो ये देखेंगे कि जैसे जैसे रिएक्शन रेट बढ़ती जाती है और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। और ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। इसके बाद में एंजाइम की एक्टिविटी जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी और कम होती जाती है। तो लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी कम रहती है, और सबसे ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर। जो मानव शरीर है उसमें एंजाइम्स का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर एंजाइम वर्क करता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली दूसरा फैक्टर है पीएच, जिससे हम एसिडिटी या बेसिसिटी को नापते हैं। जब हम रिएक्शन रेट को पीएच के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी सिमिलरली जैसे टेम्परेचर के साथ था वैसे ही बढ़ती जाएगी ये, और एक ऑप्टिमल पीएच आता है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके आसपास एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो कम होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जो एंजाइम है वो हमारे शरीर के कौन से भाग में एक्ट कर रहा है। अगर वो कहीं कहीं जगह पर अगर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट करता है तो वहाँ के पीएच वो कम पीएच पर भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और कहीं कहीं पर वो ज़्यादा पीएच में अच्छे से काम करता है कहीं कहीं पर, जैसे ये आप देख रहे हैं। थर्ड जो फैक्टर है वो कारक जिसके कारण एंजाइम की गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है वो है एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। जब हम रिएक्शन की दर को एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में प्लॉट करेंगे, तो इसके जो रिएक्शन रेट है वो जैसे आप देख रहे हैं वो सीधे सीधे लगातार बढ़ता जाएगा। ये रिएक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक एंजाइम को पूरे सबस्ट्रेट मिल जाते हैं, और यदि सबस्ट्रेट उसके मिलते जाते हैं उसको, तो ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरह से जो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाते हैं, सीमित होते हैं, तो एंजाइम का कंसंट्रेशन सिर्फ यहाँ तक रहेगा, सिर्फ तब तक रहेगा जब तक सबस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही लास्ट कारक है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। जब हम रिएक्शन रेट को सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करेंगे, तो ये देखेंगे कि इसका जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन वो भी तब तक बढ़ेगी जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एंजाइम्स जो है, ये एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट का, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करने वाला है,
इसकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर देखेंगे हम कि रिएक्शन की एक्टिविटी और बढ़ेगी। जो सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम के साथ में यहाँ बाइंड कर गए हैं। फिर उसके बाद में लास्ट एक्टिविटी बहुत ये मैक्सिमम स्पीड एंजाइम की तब तक रहेगी जब तक सारे सबस्ट्रेट्स एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन जहाँ पर सबस्ट्रेट्स फ्री होंगे, जहाँ पर उनको एंजाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पर उसका रिएक्शन की जो रेट है वो कम होती जाएगी। अब हमने सेकेंड पार्ट में जितना भी पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एपो एंजाइम जो हमने अभी पढ़ा था, एपो एंजाइम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या ये प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। दूसरा है क्या ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, अलग तरह का एंजाइम। थर्ड है क्या ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और फोर्थ है क्या एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसका सही आंसर है ये एक प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक एंड की मॉडल जो दिया गया था वो किसने दिया था? क्या ये हेनरी द्वारा दिया गया था, क्या माइकलिस और मैंटन्स ने दिया था, क्या एमिल फिशर ने दिया था, और या फिर डेनियल कोशलैंड ने दिया था? तो सही आंसर जैसे अभी हमने पढ़ा था, सही आंसर है एमिल फिशर। थर्ड क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रहता है वो कितना होता है? क्या 37 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस? तो सही आंसर है इसका 37 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन है, जो राइबोजाइम्स हमने अभी देखे थे, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होते हैं? क्या ये फैट एक्टिंग एंजाइम्स होते हैं, क्या शुगर एक्टिंग एंजाइम्स होते हैं, या आरएनए एक्टिंग एंजाइम्स, या प्रोटीन? तो इसका सही आंसर है आरएनए एक्टिंग एंजाइम्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स नहीं होते, ये एक एक्सेप्शनल होता है एंजाइम। ये कुछ साइट्स और बुक्स हैं जहाँ से हमने ये लिया गया है, जहाँ पर आप और पढ़ाई करने के लिए एंजाइम्स के बारे में देख सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं और ये कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ से आप लोग और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इस नोट के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करती हूँ कि हमें हमेशा अपने एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए। थैंक यू।